नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम के अनुसार भारतीय राज्य व्यवस्था प्रश्न पत्र में हम विभिन्न व्याख्यानों के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने निदेशक तत्वों जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं उनका हम विवेचन कर रहे हैं। उसी क्रम में निदेशक तत्वों का जो वर्गीकरण है यानी उनके स्वरूप के बारे में अध्ययन जो हम कर चुके हैं, अर्थ के बारे में। तो अब जो वर्गीकरण कैसे किया गया है उनका, वह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, संविधान की जो शैली है उसमें निदेशक तत्वों का समावेश करने का परम उद्देश्य संवैधानिक निर्माताओं द्वारा रहा, वह है कल्याणकारी आर्थिक क्षेत्र में भारत को या भारत के प्रत्येक नागरिक को उन्नत करना। ये प्रमुख विषय रहा है, ये मंशा रही उनकी। इसमें आर्थिक सुरक्षा संबंधी जो तत्व है वह भारत के लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापना करने के लिए प्रेरित करता है। आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय के संबंध में जो व्यवस्था की गई उसके तत्वों को हम इस तरह समाहित करते हैं। देखिए, जो आर्थिक न्याय का जो बिंदु है वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी आर्थिक सामाजिक न्याय की जो बात कही गई है वह इससे पूरी तरह से प्रभावित है। आर्थिक न्याय अपने आप में एक इस तरह का कंसेप्ट है कि जो प्रत्येक व्यक्ति को कहीं न कहीं प्रभावित करता है, आर्थिक कमजोरी के कारण या आर्थिक बढ़ोतरी के कारण। दोनों ही परस्पर विभेदकारी नीतियों को प्रयोग में लेते हैं और दोनों में ही अंतर की जो दृष्टि है वह बहुत बड़ा एक खाई का रूप धारण करती है। तो इसमें हम देखिए, एक तो होता है शोषित, एक होता है शोषक। तो शोषित वर्ग के उन्नयन के लिए, उत्थान के लिए अर्थ के क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि के पायदान पर प्रत्येक भारतीय नागरिक को उच्च स्तर पर ले जाने का जो दायित्व होगा वो राज्यों को होगा। निदेशक तत्वों में यह स्पष्ट रूप से व्याख्या के रूप में, अनुच्छेदों के रूप में, विश्लेषण के रूप में वर्णित किया गया है। तो राज्य प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान रूप से जीवन यापन करने के साधन प्रदान करेंगे। भौतिक साधनों के स्वामित्व नियंत्रण की व्यवस्था की जाएगी और अधिकतम सार्वजनिक उद्यम या सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखा जाएगा। राज्य के प्रत्येक नागरिक, चाहे वह स्त्री हो पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान राज्यों के द्वारा किया जाएगा। और इसमें मूल जो एक और तत्व है कि केंद्रीकरण के बजाय विकेंद्रीकरण पर प्रमुख बल दिया गया है, यानी सेंट्रलाइजेशन के बजाय डिसेंट्रलाइजेशन। शक्तियों का जो केंद्रीकरण है वह एक स्थान पर नहीं हो। जो पंचायती राज व्यवस्थाओं में हम, पंचायती राज चुनावों में हम देखते हैं, वो ये जो विकेंद्रीकरण का स्तर है वह अपने आप में शक्तियों को एक मजबूत स्थिति प्रदान करता है। जो शक्ति को धारण करता है
जो शासन को चलाने का जिम्मेदारीपूर्ण कार्य करता है उनके लिए। संविधान के अनुच्छेद 39(1) में यह स्पष्ट है कि बच्चों तथा युवकों के शोषण के मामले में एवं भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा करना ये जिम्मेदारी राज्य की होगी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे इस प्रकार से संशोधित किया गया कि राज्य के द्वारा बच्चों को स्वस्थ रूप में विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, उन्हें स्वतंत्रता, सम्मान आदि की स्थिति भी दिलाई जाएगी। यानी भौतिक और नैतिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। आर्थिक साधनों के अनुसार ही विकास की सीमाओं को पूरी तरह से आंतरिक दृष्टि से उन्नत करने का प्रयास किया जाएगा। नागरिकों की योग्यताओं के अनुसार रोजगार पाने के लिए अवसर दिए जाएंगे। शिक्षा एवं बेकारी की जो संबंधित समस्या है उनके निदान के लिए भी, बीमारी, अंगहीनता आदि दशाओं में राज्यों द्वारा सार्वजनिक सहयोग प्रदान करने का दायित्व निभाया जाएगा। राज्य ऐसा भी प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपने अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े। स्त्रियों की प्रसूतावस्था में कार्य न करना पड़े, ये भी बहुत जिम्मेदारी का कार्य है। राज्य का कर्तव्य होगा कि वह गांव में व्यक्तिगत एवं अथवा सहकारी आधार कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का कार्य किया जाएगा। वैज्ञानिक आधार पर कृषि संचालन का भी राज्य कार्य होगा, इसका निर्वहन किया जाएगा राज्य द्वारा। तो इस तरह से मजदूरों को जीवन निर्वाह, उचित वेतन, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, अवकाश के समय उचित उपयोग कर सकें वे, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान किए जाने की जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, वह राज्यों की होगी। ये वर्गीकरण के अंतर्गत स्पष्ट भारतीय संविधान में किया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक सुरक्षा संबंध में कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता और औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंध की, जिसमें कर्मचारियों को भागीदार बनाने की व्यवस्था आदि संबंधित निर्देशक तत्व भी समाहित किए गए। तो इस तरह से ये प्रावधान किया गया है। फिर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1979 में आर्थिक सुरक्षा के संबंध में एक और तत्व जोड़ा गया। राज्य न केवल व्यक्तियों की आय और उनके सामाजिक स्तर, सुविधाओं, अवसरों के संबंध में भेदभाव को कम करने का प्रयत्न करेगा, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले, विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों और समुदायों के बीच विद्यमान आय, सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसरों को भी मूल रूप से भेदभाव को कम करने में प्रयास करेगा। सामाजिक हित के संबंध में भी निर्देशक तत्वों में वर्णन किया गया है। न्याय, शिक्षा, प्रजातंत्र, प्राचीन स्मारकों का संरक्षा, सुरक्षा प्रदान करना इसी के अंतर्गत है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने का जो हमारा भारतीय संस्कृति का जो प्रमुख वैचारिक आधारभूत दृष्टिकोण है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाला, वह हमेशा सदैव शांति की स्थापना करने, जीवन जीने के लिए सहयोग करना एवं उसको समूचे विश्व में आदर्श रूप में या यथार्थ के आधार पर अपने इस प्रतिमान को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना, उसकी क्रियान्विति करना प्रमुख है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए
राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए, आपसी जो झगड़े हैं उनके निपटाने के लिए, सुलझाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून की संधि हैं उनके प्रति सद्भावना बनाने के लिए। तो इस तरह से ये प्रावधान किए गए हैं। तो ये जो वर्गीकरण है, यह इसके आधारभूत विश्लेषण का तथ्यात्मक परिचय है, जो कि विद्यार्थी या एक राजनीति विज्ञान के स्कॉलर होने के नाते अपने स्मरण में रखना अति आवश्यक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।